दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है माबली साका और दत्तों का खजाना। ये सेकंड पार्ट है माबली साका क्या, और इसका पहला पार्ट है माबली साका और अफ्रीका के दत्त है। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, माबली साका का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं दत्तों का खजाना में, नहीं अफ्रीका के दत्ता में। और अब उससे आगे पढ़ते हैं दत्तों का खजाना। विमान को चारों ओर से घेरते हुए बढ़ो, वह फंस गया है। भाग तो नहीं सकेगा, पर हो सकता है वह मूर्ख फायरिंग कर दे, इसलिए सावधान रहो। और विमान के कॉकपिट में पायलट की सीट के शिकंजे में जकड़ा मामूली साका अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील था। इसे टूटना ही होगा। अगले क्षण दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ने उस इस्पाती शिकंजे को पराजित कर दिया। तड़ाक तड़ाक। वो जब विमान को चारों ओर से घेर दिया गया, तो अफसर ने चेतावनी दी। देखो, अगर तुम्हारे हाथ में कोई गन है तो उसे इस्तेमाल करने की मूर्खता न करना, वरना मारे जाओगे। लेकिन जब कॉकपिट खोला गया तो कैदी को देखकर उनके होश उड़ गए। अरे, यह तो सूर सिंह है। इसे तो यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। लेकिन यह फौलादी शिकंजा टूटा हुआ है और यह सूर सिंह नहीं बल्कि उसकी लाश है। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ को फंसा कोई और हो, पर उसने शिकंजा तोड़कर यहाँ सूर सिंह की लाश रख दी हो। पर इस शिकंजे को कोई इंसान तो तोड़ नहीं सकता। इस शिकंजे को तोड़ने के लिए जिस्म में हाथी जैसी शक्ति चाहिए। तो कौन था वह? निश्चित ही है कि हाथी तो हो नहीं सकता। फौरन ही पूरे जहाज पर इस दुर्घटना से आतंक और सनसनी की लहर फैल गई। जहाज के कैप्टन ने लाल सितारा को भी पूरी रिपोर्ट दी। जहाज के चप्पे चप्पे को छान मारा गया मास्टर, पर यहाँ कोई अजनबी नहीं है। समझ नहीं आता कि विमान के कॉकपिट में कौन फंसा था। पायलट की सीट वाला शिकंजा तोड़ना किसी मामूली इंसान का कारनामा नहीं हो सकता। सारी घटना मेरी समझ में आ रही है कि दुश्मन ने गैलरी में सांप छोड़कर भगदड़ मचाई और उसका लाभ उठाकर विमान के पास पहुंच गया। वहां उसने टाइम बम का विस्फोट करके सबका ध्यान विस्फोट की ओर केंद्रित कर दिया। और जब तुम विस्फोट का कारण ढूंढ रहे थे, तब दुश्मन गार्ड सूर सिंह से उलझा हुआ था। उसने ककड़ी की तरह गार्ड की गर्दन तोड़ दी और विमान के कॉकपिट में घुस गया। उसका इरादा विमान में गड़बड़ी करने का था। उसे उड़ाकर भाग जाने का होता तो वह शिकंजे में फंसे होने के बावजूद विमान को उड़ाकर ले जा सकता था। पर हो सकता उसे जहाज पर तैनात विमान भेदी तोपों से डर लग गया हो। लेकिन ऐसी संभावना कम ही नजर आती है। उसका इरादा सिर्फ विमान बेकार करना था, ताकि हम उसे उड़ा न सके। लेकिन वह फंस गया और फिर शिकंजा तोड़कर उसने सूर सिंह की लाश अपने स्थान पर रख दी, ताकि जब तुम सूर सिंह की गुत्थी सुलझाओ, तब तक वह अपने आप को तुम्हारी नजरों से ओझल कर ले। कैप्टन, जो मैंने बताया उसे सही मानकर जहाज पर दुश्मन को तलाश करो। अपने सारे गार्ड चेक करो। हो सकता है तुम्हें जहाज पर कुछ लाशें मिले या कुछ गार्ड्स कम पाए जाए। लेकिन सबसे पहला काम यह करो कि आयुधागार, विमान नियंत्रण कक्ष, चालक कक्ष, जनरेटर, पानी की टंकी और भोजनालय इत्यादि की सुरक्षा कड़ी कर दो। इन सब स्थानों पर जल्दी से जल्दी क्लोज सर्किट टीवी कैमरे चालू करवा दो। और कैप्टन, 10 मिनट बाद अगर जहाज पर कोई दुर्घटना घट गई तो उसमें मैं तुम्हारी गलती मानूंगा। तुम्हें सजा मिलेगी। हर हालत में दुश्मन को खोजो और खत्म कर दो। लाल सितारा की चेतावनी सुनकर कैप्टन के पसीने छूट गए थे। वह जानता था कि लाल सितारा सफल आदमियों को, चाहे वह उसका कितना ही विश्वसनीय हो, माफ नहीं करता। वह कहता वह जहाज पर है, उसे हर हालत में ढूंढना ही होगा। कैप्टन ने तुरंत अफसरों को डेक पर एकत्रित किया। अपने अपने ग्रुप के गार्ड चेक करो। वह जिसने सूर सिंह की गर्दन तोड़ी है, हम में से किसी पर भी हमला कर सकता है। वह जो को भी कोई है अभी जहाज पर ही है। जो गार्ड्स रेस्ट पर है उन्हें भी ड्यूटी पर तैनात कर दो। गार्ड्स को इस ढंग से तैनात करो कि एक गार्ड दूसरे गार्ड को हर क्षण नजर आता रहना चाहिए। और दो ग्रुप जहाज के चप्पे पर उसे तलाश करो। और फिर सुनियोजित ढंग से जहाज पर अज्ञात दुश्मन की खोज होने लगी। आयुधागार, भोजनालय, पानी की टंकी, नियंत्रण कक्ष, चालक कक्ष, जनरेटर कक्ष इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानों पर गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी गई।
कुछ देर बाद एक अफसर बौखलाया हुआ सा कैप्टन के पास पहुंचा। कैप्टन, मेरे ग्रुप के 5 गार्ड्स गायब हैं। उनमें से एक पूर्वी डेक पर था, 2 5 नंबर गलियारे में थे और 2 अन्य 5 नंबर गलियारे वालों के स्थान पर ड्यूटी देने गए थे। वह भी नहीं है। तो सूर सिंह को मिलाकर उसने 6 गार्ड्स खत्म किए और एक सांप द्वारा डसा गया। मास्टर शायद ठीक ही कहता कि वह भी जहाज पर ही होगा। जो गायब हो गए उन्हें मरा समझ लो और बाकियों को सावधान कर दो। गार्ड्स की नियुक्ति इस ढंग से करो कि हर गार्ड एक दूसरे की नजरों के सामने रहे। खोजी दस्तों को वह सांप भी खोजना था जो भगदड़ मचाने और एक गार्ड को डसने के बाद गायब हो गया था। जिस केबिन में सांप को घुसते हुए देखा गया था उस केबिन का सारा सामान निकाल कर देखा गया, पर सांप वहां नहीं था। सांप यानी मिला, इसकी एक यही वजह हो सकती है कि वह इस नाली के रास्ते दूसरे केबिन में चला गया होगा। और फिर सारे केबिन छान डाले गए और इसके साथ ही पानी की निकासी के लिए बनाई गई उन सभी नालियों के मुंह लकड़ी ठोकर बंद कर दिए गए जिनमें होकर सांप निकल सकता था। ठक ठक। और यह रहस्य मामली साका और उसके पुरखे भी आज तक नहीं समझ पाए कि वह काला नाग जब यह चाहता है कि उसे कोई न देखे तो फिर भले ही वह लोगों के सामने से क्यों न गुजर रहा हो, वह किसी को नजर नहीं आ सकता था। और आयुधागार पर जहां गार्ड्स पूर्णतः चौबंद खड़े थे, काला नाग उनके सामने दरवाजे के नीचे से अंदर सरक गया। यह चमत्कार नहीं था तो और क्या था। आयुधागार में, आओ मेरे रहस्यमय दोस्त, मैं जानता था कि तुम मुझे खोज लोगे। फुस फू। ओह, तुम यह कह रहे हो कि तुम बाहर ही रहकर दुश्मन की कार्यवाही पर नजर रखना चाहते हो, तो रखो। मैं जानता हूं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। और वह रहस्यमय काला नाग एक बार फिर आयुधागार के गार्ड्स के सामने नजर आया, पर पता नहीं क्यों गार्ड्स उसे सामने पाकर भी देख सकने में असमर्थ थे। लेकिन आगे जाकर एक गार्ड ने उसे जब देखा, जब वह अपना खौफनाक फन उठाए उसके सामने मौजूद था। ओह! फुस! और अगले क्षण गार्ड की वह चीख बहुत दूर तक खतरे के सायरन की तरह गूंजती चली गई। दूर खड़े गार्ड्स ने उसे देखा और सांप! उसने तुरंत फायरिंग आरंभ कर दी और साथ ही चीख उठा, खतरे का सायरन बजाओ। आसपास मौजूद गार्ड वहां तुरंत ही पहुंच गए और सब ने उस विषधर को निशाना बनाया। कमाल है, कहाँ जा रही है हमारी गोलियां? मूर्खों, क्या हो गया तुम्हारे निशाने को? गोलियां उसे छू ही नहीं रही। फिर अचानक वह नाग जो उनके नजरों के सामने था, उन्हें नजर आना बंद हो गया। अरे कहाँ गया? हे मेरे ईश्वर, देखते देखते गायब हो गया। असंभव है, बचपन में कहानियों में अवश्य पढ़ा करता था, पर देखा आज ही है। अभी यही था, मैंने देखा था, सभी देख रहे थे उसे, पर वह गायब हो गया। विश्वास नहीं होता वह, पर वास्तविकता यही है। क्या बकते हो, सांप होगा ही नहीं। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी सी गप पर? लेकिन उस गार्ड का शव प्रमाण है। कैप्टन घटना स्थल पर पहुंचा। सच, इसे नाग ने ही काटा है, नीला पड़ गया है इसका जिस्म। डॉक्टर स्मिथ से कहो इसे चेक करे। और तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपने साथ साथ मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। बचपन में पढ़ी जादुई कहानियों को भूल जाओ और उस नाग को ढूंढो। जाओ, दफा हो जाओ। झुंझलाया हुआ कैप्टन अपने कैबिन की ओर बढ़ चला। झूठ बोलते हैं सब, सांप को देखकर भाग गए होंगे और सांप किसी नाली वाली में घुस गया होगा। लेकिन अगले क्षण वह जीवन में पहली बार चौंक कर इतनी जोर से चीखा कि पूरा जहाज दहल उठा। अरे नहीं! लेकिन तुरंत ही सांस बटोर कर वह पीछे हटा और रिवॉल्वर से निशाना साधा। उफ! चूक गया। आश्चर्य क्या हो गया मेरे निशाने को? और वह चमत्कारी नाग, काला नाग, पूरी निश्चिंतता से अपने स्थान पर विराजमान था, जबकि कैप्टन उस पर रिवॉल्वर खाली करता चला जा रहा था। और यह हकीकत थी, कैप्टन दुनिया के चंद निशानेबाजों में से एक था। उसे एक भी गोली नहीं लगी। वह नाक के फन को निशाना बना रहा था, लेकिन गोलियां नाक के फन के आसपास से निकलकर फरस से टकरा रही थी। वो यह क्या हो गया मेरे निशाने को? जब तक अन्य गार्ड्स भी वहां पहुंच गए थे और उस गार्ड नाग को ऐसे देख रहे थे जैसे वहां संसार का कोई नया आश्चर्य प्रकट हो गया हो। देखते क्या हो? फायर फायर करो, खत्म कर दो उसे। अचानक आए गायब हो गया। अरे नहीं, कमाल है। आतंकित कैप्टन कंट्रोल रूम की ओर बढ़ चला।
वह नहीं समझ पा रहा था कि जहाज के गार्ड्स को वह कैसे समझाए कि जो कुछ उन्होंने देखा वह झूठ है, वह भूल जाए उसे। पर मास्टर को कैसे विश्वास दिलाऊं मैं? वह तो गोली मार देगा मुझे। मगर उसे बताना तो पड़ेगा ही। न बताया तो वह कहेगा जहाज पर दुर्घटना घटी और उसकी सूचना उस तक क्यों नहीं पहुंची। और उसने सारी घटना लाल सितारा के सामने दोहराई। यूं क्यों नहीं कहते कैप्टन कि दुश्मन को चमत्कारी बताकर तुम हमारे कैद से बचना चाहते हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम हमसे इतना बड़ा झूठ भी बोल सकते हो। फिर यह तुमने कैसे सोच लिया कैप्टन कि हम तुम्हारी शानदार गप पर विश्वास कर लेंगे? मैंने झूठ नहीं बोला मास्टर। आप यह बात उन सब गार्ड से पूछ सकते हैं जिनके सामने यह चमत्कार हुआ। ठीक है, हमारे हैं जहाज पर। और सुना कैप्टन, अगर तुमने झूठ बोला है तो हमारे जहाज पर पहुंचने से पहले ही आत्महत्या कर लेना, क्योंकि जो मौत तुम्हें हमारे हुक्म से नसीब होगी वह बहुत कष्टदायक होगी। कांपती टांगों पर कैप्टन खड़ा हुआ और पीछे घूमा, और फिर उसे लगा मानो उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। बैग की अधिकता से वह चीख भी तो नहीं सका, उस रहस्यमय मौत से भी अधिक खौफनाक नाक को देखकर। नहीं। और अगले क्षण कैप्टन को लगा गोल्डन एरो नाम का यह जहाज तूफान की भयानक लहरों पर तिनके की तरह मचल रहा है। दूसरे क्षण उसकी आंखों के सामने अंधकार फैलता चला गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कैप्टन को बेहोश करने के बाद वहीं रहस्यमय नाग अयोध्या घर में पहुंचा। ओह, तुमने यह सुना है कि लाल सितारा पनडुब्बी से बाहर आ रहा है? फू। ठीक है, उससे पहले मुलाकात समुद्र में ही होगी। इधर पनडुब्बी और जहाज के बीच एक स्थायी पुल बना दिया गया था ताकि लाल सितारा अपनी पनडुब्बी से निकलकर जहाज पर आ सके। और फिर प्रकट हुआ लाल सितारा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शीघ्र ही उसे समुद्र के खारे पानी में गोते लगाने होंगे। अचानक, और इससे पहले कि किसी की गन अपना मुंह खोल पाती, साका का हवा में उठता जिस्म उन पर आ गिरा। आह! और अगले ही क्षण वह मास्टर को लेकर कूद गया। गोताखोर, गार्ड्स को बुलाओ। और गहरे पानी में झुम सर, गुड़प गुड़प। अचानक लाल सितारे का हाथ अपनी बेल्ट तक पहुंच गया। कमबख्त शैतान की तरह हावी होता चला गया मुझ पर, लेकिन अब देखता हूँ अब वह छू भी नहीं सकेगा मुझे। अचानक शाखा को उसी क्षण पानी में बहती विद्युत लहरों का आभास मिला। ओह, इलेक्ट्रिक शॉक! यहाँ कुछ धीमा है, लेकिन उसकी ओर बढ़ने पर तेज हो जाता है। लाल सितारा को अवसर मिला। मेरे लिए पानी में रुकना कठिन है, ताजी हवा चाहिए। फेफड़े मानो फटने की तैयारी कर रहे हैं। और वह सतह की ओर भागा। उफ! हवा, हवा! अरे नहीं, गोली मत चलाना, वो वह मास्टर है। लेकिन इससे पहले कि ऊपर वाले लोग उसका चेहरा देख सके, उसने चेहरे को रुमाल से ढक लिया। आंखों के स्थान पर दो छेद कर लिए। मुझे ऊपर खींचो जल्दी। इस बीच गोताखोर भी तैयार होकर आ चुके थे। मुझे उसकी लाश चाहिए, और शायद वह इनसे बच जाए, इसलिए दत्तों को भी पानी में उतारो। लाल सितारा भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था। मुझे पनडुब्बी में वापस चलना चाहिए। कपड़े भीगने से ठंड महसूस हो रही है। मैं पनडुब्बी को उस जंगली की खोज में लगाऊंगा। उसने पनडुब्बी के कमांडर जनरल को आदेश दिया। पनडुब्बी को जहाज के चारों ओर घुमाओ। उसकी खोज करो, वह मिलना ही चाहिए। और फिर अपने कक्ष में पहुंचकर कपड़े बदलने के बाद जब चेहरे को नकाब से ढकने के लिए आईने के पास गया, अरे यह निशान कैसा? हे भगवान, यह तो कोसीमा के बीहड़ों में देवता की तरह पूजे जाने वाले महाबली का चिन्ह है। उफ! तो वह यहाँ तक पहुंच गया, और उसका इतना साहस हो गया कि वह मेरे इतने रक्षकों के बीच मुझ पर हाथ डाल दे। आज सुबह तो मुझे रिपोर्ट मिली थी कि महाबली शाखा उस ठिकाने पर पहुंच चुका है जहां 5 दत्ता रखे हुए थे। मेरे आदमियों ने जरूर उसे इस जहाज के बारे में बता दिया होगा, पर वह इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच कैसे गया? शायद विमान द्वारा आया होगा। कहीं आसपास उसने विमान से समुद्र में छलांग लगा दी होगी। लेकिन जब भी उसका जहाज तक पहुंचना कठिन था, क्योंकि जहाज 40 नॉट की गति से चल रहा है। वह भला तैरकर जहाज को कैसे पकड़ सकता था? दूसरी बात यह भी कि हमने अपने आसपास अब तक किसी विमान को उड़ान भरते नहीं देखा। तब वह कैसे इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच गया?
फिर काफी देर तक वह उस निशान को मिटाने की कोशिश करता रहा। उफ, मिट ही नहीं रहा। यह निशान, साबुन और केमिकल्स भी इसे मिटा नहीं पाए। मैंने इसे पहली बार देखा है, पर जब भी इस निशान को देखूंगा वह नजर आ जाएगा। नहीं, मैं इतना हिस्सा कटवा दूंगा और प्लास्टिक सर्जरी से इसे छुपा दूंगा। आखिर निशान के ऊपर ही उसे नकाब पहनना पड़ा। जनरल, आधा घंटा हो गया हमें यहाँ रुके हुए। क्या अब तक नहीं मिला वह शैतान? जी नहीं, वह शायद भागने में सफल हो गया, लेकिन जहाज के लोग एक खौफनाक काले नाग का जिक्र कर रहे हैं, और वह भी 5 मिनट पहले अयोध्या गार पर देखा गया है। नाविक कहते हैं कि वह 2 गार्ड्स को डसने के बाद देखते देखते गायब हो गया। मुझे लगता है मास्टर कैप्टन की बात में सच्चाई थी। क्यों, तुम कैसे मानते हो? क्योंकि मास्टर, उसे मैंने अपनी पनडुब्बी में देखा था। अरे नहीं। सुना है, बहुतों के मुंह से सुना है। वह जंगल का भूत, जिसे जंगल के लोग नाग देवता का पुत्र कहते हैं, उसके साथ एक काला नाग भी रहता है। उस नाग को वह मामूली नाग नहीं बल्कि देवता मानते हैं। कहीं यह सच्चाई तो नहीं? उफ, इस मुसीबत को मैंने खुद ही अपने पीछे लगाया है। मुझे जंगल के बंद मानुषों का अपहरण नहीं करवाना था। पर मुझे क्या पता था वह ऐसे जंगली जो कुछ कहते हैं सच कहते हैं। सरदार सांतो ने कड़ा विरोध किया था, तरह तरह की खौफनाक बातें बताई थी। तब हमने उसकी हर बात को गप समझा था। सरदार सांतो ने सच कहा था। तुम इन बंद मानुषों को ले तो जा रहे हो, पर देवता पुत्र उसे सहन नहीं करेगा। इसे भी ले चलो, इस नमूने को मास्टर के सामने पेश करेंगे। मैं अकेला था इसलिए तुम्हें रोक नहीं सका। तुम मुझे विवश करके ले आए, पर यह मत सोचो कि महाबली शाखा को इस ठिकाने का पता नहीं चलेगा। वह आवाज सुनकर दुश्मन के घर का पता लगा लेता है। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे साथियों का किसी ने पीछा नहीं किया होगा? अवश्य किया होगा। भीड़ के पक्षियों ने पीछा करके यह ठिकाना देख लिया होगा, और जिस दिन नागपुत्र भीड़ों में लौटेगा वह उसे रास्ता दिखा देंगे। हो, सुनो इस गपोड़े की बात। हा हा हा। यह कहता कि तुम लोगों का पीछा हुआ है, पक्षियों ने पीछा किया है। उफ, हमें हंसना नहीं चाहिए था, बल्कि विश्वास कर लेते उसकी बात पर हमने तो उसके साथ और भी बुरा किया। उसके सिर में बन मानुस का दिमाग फिट कर दिया और उसे जंगल में छुड़वा दिया। ऐसा करके हमने जंगल के उस दैत्य महाबली शाखा को चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो हमारा पता लगाकर अपने बन मानुस को छुड़ा ले जाए। तो अब क्या करना चाहिए मुझे? उसके साथ उसका नाग भी यहाँ है। सब के सब कह रहे हैं कि वह नाग देखते देखते गायब हो जाता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, यहाँ भी। ख्यालों में सोचते हुए अचानक वह अंतिम वाक्य जोर से बोल गया। यहाँ भी आ नहीं, यहाँ भी नहीं, क्या मतलब मास्टर? नाग, तुम सच कह रहे हो कि नाग को तुमने यहाँ देखा था, आंखों के सामने गायब होते हुए? जी हाँ, देखा था। जनरल, मुझे ऐसी किस्म की बेहूदी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम सब आतंकित हो। हमें लगता है हमारे बीच दुश्मन के कुछ आदमी है। हमें पूरी संभावना है कि दुश्मन ने हमारे अंदर आतंक पैदा करने के लिए रहस्यमय नाग का चक्कर चलाया है। मगर मैंने अपनी आंखों से देखा मास्टर। जनरल, यह वैज्ञानिक युग है। यहाँ ऐसे यंत्र का आविष्कार हो सकता है जिससे चलती फिरती तस्वीरें ट्रांसमिट करके भेजी जा सकती हो। हमारे वैज्ञानिक भी एक ऐसा ही यंत्र बना रहे हैं। फिर हम अपनी तस्वीरें अपने लोगों को भेजा करेंगे। हमारे लोगों को लगेगा हम उनके बीच में खड़े हैं। हम मानते हैं हमारे बीच दुश्मन के आदमी हैं और वे अपने षड्यंत्र में सफल हो गए हैं। तुम्हें यह करना जनरल कि उन दो दुश्मनों को खोजो और खत्म कर दो। लेकिन हमें डर है इस लड़ाई में हमारे दत्ता न मारे जाए। दत्ता मर गए तो हमारा अभियान असफल हो जाएगा। इसलिए हम दत्तों को लेकर टारगेट पर पहुंच जाएं तो ठीक रहेगा। वह हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम अपने बीच घूम रहे दुश्मन की सफाई करके टारगेट पर पहुंचोगे। हमें तुम्हारी हिम्मत और योग्यता पर पूरा विश्वास है। दत्तों के खजाने का चौथा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। शर्त यह होगी कि हमारे बीच जो दुश्मन है उसका सफाया हो जाए। दत्तों के खजाने का चौथा हिस्सा। मैं कोशिश करूंगा मास्टर कि आपकी आशाओं पर पूरा उतरूं। शाबाश, हमसे तुम्हें इससे इसी जवाब की आशा थी। तो पनडुब्बी में सवार सभी दत्तों को जहाज पर पहुंचा दो। जो हुकुम मास्टर। और फिर महाबली शाखा को समुद्र में खोज रहे गोताखोरों तथा दत्तों को वापस बुला लिया गया। और लाल सितारा ने जहाज के कैप्टन से बात की, जो अब तक होश में आ चुका था और अब भी भयभीत था। कैप्टन, प्लेन नंबर 005 को उड़ान का आदेश दो और गोल्डन एरो पर दत्तों को उसमें पहुंचा दो।
पनडुब्बी के दत्ते भी तुम्हारे पास आ रहे हैं, उन्हें भी उसी विमान में सवार कर दो। यह सब सख्त सुरक्षा में होना चाहिए। ऐसा ही होगा मास्टर। हमने तुम्हें माफ कर दिया कैप्टन, इसलिए दिल से असफलता का भय निकाल दो और अब जनरल को सहयोग दो। ओके मास्टर। और फिर सशस्त्र गार्ड्स ने विशाल घेरे में जब सारे दत्ते विमान में सवार हो गए, वहां लाल सितारा पहुंचा। लेकिन वह नहीं जानता था कि वही हो रहा है जो उसका दुश्मन चाहता है। मेरी योजना सफल रही। वह अपने 7 दत्तों के अतिरिक्त कुल 15 आदमी ले जा रहा है। बहुत मामूली सा गोला बारूद है उसके साथ, जिससे वह दत्तों की दुनिया को नहीं नष्ट कर सकेगा। और इस प्रकार महाबली शाखा के आतंक से पीछा छुड़ाकर लाल सितारा उड़ चला। विमान में बैठा लाल सितारा सोच रहा था, मेरे जहाज और पनडुब्बी को नष्ट करके या उस पर अधिकार करके वह जंगली दत्ता महाबली शाखा अपना प्रतिशोध शांत कर लेगा, क्योंकि उसके लिए यह तो संभव नहीं हो सकेगा कि वह मेरा पीछा करते हुए अफ्रीका के उन भीड़ों की खाक छाने जहां एक अकेले व्यक्ति का जीवित रहना असंभव है। वह भीड़ खौफनाक जीव जंतुओं, नरभक्षी मानवों की टोलियों, खौफनाक दलदलों से भरा पड़ा है। इसके अतिरिक्त जहां मैं उसे मिलूंगा वहां तो मेरे साथ अफ्रीका के भीड़ों का विश्व प्रसिद्ध काला जादू भी होगा। जादूगर जोंग, जो वहां का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसकी वहां पूजा होती है, जिससे भीड़ों की बड़ी बड़ी ताकतें भय से कांपती है, वह मेरे साथ है। इधर लाल सितारे की पनडुब्बी में मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है। दत्तों का चौथाई खजाना। मैं अपना हिस्सा लेकर लाल सितारे से अलग हो जाऊंगा, अपना अलग गैंग बनाऊंगा, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। मेरा नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाया करेगा। कमजोर दिल वाले तुम बेहोश हो ही जाएंगे और फिर फुस। यहाँ जितने भी गार्ड थे सबका यही हाल हुआ है। सचमुच इन्हें बहुत डरा दिया तुमने मेरे रहस्यमय दोस्त। अब तुम जहाज के कैप्टन के पास जाओ। नाग को भेजने के बाद महाबली सागा ने पनडुब्बी के ट्रांसमीटर पर इंटरनेशनल पुलिस से संपर्क स्थापित किया। 70 डिग्री नॉर्थ 140 नॉट पर आपको गोल्डन एरो नाम का एक निजी युद्धपोत और पनडुब्बी मिलेगी। टकराव नहीं होगा, यह आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कृपया अपना परिचय बताइए और बताइए क्या यह वही जहाज है जिसने लगभग 2 घंटे पहले हमारी एक गश्ती नौका को तबाह किया था। दूसरी ओर से गहन आश्चर्य से पूछा गया। जी हाँ, यह वही जहाज है, पर इस समय मेरे अधीन है। अच्छा यह होगा कि आप विमान द्वारा फोर्स भेजें। युद्धपोत पर विमान सरलता से लैंड कर सकेगा। कृपया आप अपना परिचय दीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री मेरी शिनाख्त कर सकते हैं। उन्हें मालूम है कि यह ऑपरेशन मेरे सुपुर्द है, पर इससे पहले आप फोर्स रवाना कर दीजिए, यह अति आवश्यक है। इधर गोल्डन एरो का कैप्टन और उसके सहयोगी थर थर कांप रहे थे कि अचानक स्क्रीन पर महाबली सागर नजर आया। वह कह रहा था, कैप्टन पनडुब्बी पर मेरा अधिकार है और तुम काले नाग के अधिकार में हो। यह काला काला नाग उस समय तक अपनी शराफत का सबूत देता रहेगा जब तक तुम मेरे आदेशों का पालन करते रहोगे। वो यह तो वही है जो मास्टर को लेकर समुद्र में कूद गया था। अगर हमने इसके आदेशों का पालन नहीं किया तो लाल सितारा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, और अगर इसका विरोध करते हैं तो यह काला नाग हमें इसी समय डस लेगा। हम इस नाग को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इस पर किसी का निशाना सही नहीं लगता, पर हमें एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए। और वह सब कांपते कदमों से बाहर आ गए। तभी फायरिंग से नियंत्रण कक्ष में टूट फूट न हो। नाग भी धीरे से सरकता हुआ बाहर आ गया। सुनो सब एक साथ, इस पर निशाना लगाओ। अब फायर। ऐसा चमत्कार देखकर भला कौन अपने होशो हवास में रह सकता था। गोलियां नाक पर दागी गई थी, पर वह सब नाक के आसपास टकरा रही थी। धाएं धाएं धाएं। तभी मैंने तुमसे कहा था कि मेरे आदेश का पालन करो। जिस पर तुम फायरिंग कर रहे हो वह एक हिंसक प्राणी है और तुम उसे हिंसा करने पर आमादा कर रहे हो। यह इस नाक का मालिक है, खत्म कर दो इसे। कैप्टन के आदेश पर गार्ड्स की गनें अभी सागा की दिशा में घूम ही रही थी कि धाएं धाएं। उसने 6 फायर किए हैं, उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका है। छलांग लगा दो उस पर। जैसे वे एक साथ साका पर झपटे, उन्हें लगा जैसे उनके सामने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में है। झुम झुम।
उन सब का ख्याल यही था कि उन सबके जबड़ों पर एक साथ ही घुसे लगे हैं, जबकि हकीकत यह थी कि एक व्यक्ति बारी बारी से प्रहार कर सकता है। यह बात अलग है कि वह व्यक्ति महाबली शाखा था, जिसके हाथ बिजली से भी तेज गति से चलते थे। श्यूं। बहुत से गार्ड्स कैप्टन की मदद के लिए वहां पहुंचे, पर अपने सामने उन्हें एक अभेद दीवार नजर आई, जिसे देखते उनके पैरों में कंपन होने लगा। आगे मत बढ़ो, वह डस लेगा। नाग, हमारी गोलियां उसे नहीं लगेगी। इधर निपटारा हो चुका था। कैप्टन अब नया आदेश देने की स्थिति में नहीं था, और न ही उसके सहयोगी किसी आदेश का पालन करने की स्थिति में थे। वह इस बात से हैरान थे कि वह कहाँ गया जो कैप्टन और उसके सहयोगियों पर पिल पड़ा था। इधर कैप्टन अर्धमूर्छा में बड़बड़ा रहा था। "म- आदेश का पालन करेंगे।" तभी पूरे युद्धपोत पर लगे लाउड स्पीकर एक साथ बोल उठे। आपके भोजन का समय हो गया। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम आदेश न मानने की मूर्खता नहीं करोगे। हर प्राणी का जीवन अनमोल है। आप अपने जीवन की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। भोजन और विश्राम के जीवन की गारंटी है। टकराव की भावना तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगी। सुनो, वह ठीक कह रहा है। वह अकेला हम सब पर भारी है। जाओ, वह जो कहता है करो। और फिर जहाज पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। 15 मिनट बाद पूरे जहाज पर निस्तब्धता छा गई, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज थी जो सबने पिया था। किसी ने भोजन के साथ पिया था तो किसी ने विस्की के साथ, और पानी में था एक रसायन जो साका ने पानी की टंकी में घोल दिया था। जहाज पर सवार प्रत्येक व्यक्ति बेहोश था, सिवाय कैप्टन के, क्योंकि उसने वह पानी पिया था जो उसे साका ने दिया था। कुछ समय बाद एक विमान गोल्डन एरो पर उतरा। उसे उतरने के निर्देश कैप्टन ने दिए थे। उस विमान से इंटरनेशनल पुलिस फोर्स का एक अफसर उतरकर सीधा कैप्टन के पास आया। सूचना आपने दी थी? नहीं। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था। मैं उस जहाज का कैप्टन हूँ और वह पनडुब्बी है। हम सब आत्म समर्पण करते हैं। हमारा संबंध लाल सितारा से। हम सब उसी के कर्मचारी हैं। ओह, एक मिनट होगा। मगर वह था कौन? यह उसका सर्टिफिकेट है, जो हर उस आदमी को मिलता जो उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। उस समय जब आसमान पर खिले हुए चंद्रमा के चारों ओर सितारे मुस्कुरा रहे थे, वह मछली नुमा पनडुब्बी खूनी घाट पर पहुंच घुड़सवारों को नजर आई। देखो, वह लौट आई। धन्यवाद दोस्तों, अब तुम अपने गांव लौट जाओ। जो आज्ञा नागपुत्र। मैं लाल सितारों का चेहरा देखने में सफल हो गया था। लगता उसे मैंने पहले भी कहीं देखा था। नाग गुफा में साका ने एक अलमारी खोली और उसमें से एक एल्बम निकाली, जिसमें सैकड़ों तस्वीरें थी। शायद वह चेहरा इसमें नजर आ जाए। वह एक एक पन्ना पलटता गया। इसमें से बहुत सी तस्वीरें महाबली शाखा ने दुनिया भर के सभी गुप्तचर विभागों से एकत्रित की थी। कुछ तस्वीरें उसने स्वयं ही हासिल की थी। यह सब तस्वीरें उन अपराधियों की थी जो अब तक पकड़े नहीं जा सके थे। और फिर एक तस्वीर पर उसकी निगाह स्थिर हो गई। मेरा अनुमान ठीक ही निकला, यही है लाल सितारा। उस तस्वीर पर लिखे कोड नंबर के अनुसार साकार ने अलमारी से एक फाइल निकाली। यह फाइल कई बार मेरे हाथों में आई है, और हर बार इसमें कुछ घटनाएं जोड़ी गई है। लिखा है, उसका वास्तविक नाम सागर सिंह है। उसने अपने अपराधी जीवन का आरंभ उसने अपने विज्ञान के अध्यापक अर्जुन सिंह के कत्ल से किया। उस समय वह 22 वर्ष का था। वह फरार हो गया, और पहली हत्या के बाद उसने अपने माँ बाप की हत्या गला घोटकर की। 2 वर्ष बाद वह भारत पाक सीमा पर गिरफ्तार हुआ। उसके पास 2 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ थे, पर वह 2 सिपाहियों की हत्या करके भाग निकला। 3 वर्ष बाद वह लंदन में अपने पूरे गिरोह के साथ गिरफ्तार हुआ। उस समय उस पर 25 हत्याओं, लूटमार, अपहरण तथा तस्करी के दर्जनों अभियोग थे, पर अदालत में पहली पेशी पर कुछ नकाबपोश मददगारों द्वारा छुड़ा दिया गया। उसके बाद उसने 5 वैज्ञानिकों का अपहरण और हत्या की, और विभिन्न नामों तथा रूपों में उसने 10 वर्ष तक दुनिया के हर मुल्क में अपराध किए। उसे कई अरब शेखों का समर्थन व संरक्षण प्राप्त हो गया था, और पिछले 5 महीनों से वह गायब है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का दावा है कि उन्होंने भारतीय मूल के
इस खतरनाक मुजरिम को एक मुठभेड़ में मार डाला है। कुछ लोगों ने उसकी अधजली लाश की शिनाख्त भी की थी। फाइल पढ़ने के बाद साका सोचने लगा, पर स्कॉटलैंड गार्ड यार्ड का दावा झूठा साबित हो गया। वह मरा नहीं था, बल्कि लाल सितारा के रूप में वह एक अत्यंत समर्थ अपराधी के रूप में जीवित है। पिछली बार जब मैं अफ्रीका के डोंजो जाति के दत्तों की घाटी में पहुंच गया था, वहां जादूगर जोंग की मैंने एक दत्ते के शिकंजे से बचाया था। उस जादूगर ने उस समय एक व्यक्ति का जिक्र किया था। इस प्रदेश में मेरी पूजा होती है, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, पर इन तत्वों ने सदा ही मुझे पराजित किया है। तुमने इनसे मेरी जान बचाई है। सब दुनिया के तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसे मैंने अपने जीवन में इस भयानक प्रदेश में देखा है। तुमसे पहले यहाँ जो व्यक्ति आया था, वह मेरे पास एक शानदार योजना लेकर आया था। उसने कहा था कि वह इस प्रदेश के समस्त दत्तों को समाप्त कर देगा, अगर मैं इस प्रदेश का एक छोटा सा भाग उसे दे दूं, और इस प्रदेश के भयानक जीव जंतुओं तथा नरभक्षी मानवों से उसे सुरक्षित रखूं। मैंने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और फिर वह दोबारा आने को कहकर चला गया। क्या वह दोबारा आया? हाँ, आया था। उड़ने वाली मशीन लेकर आया था वह। उसने बहुत सारे पेड़ काटकर मैदान बनाया, और मैंने उस मैदान में यहाँ के लोगों से लकड़ी का एक मकान बनवा दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वह चला गया है, पर वह दोबारा आएगा। मैं उसकी मदद करूंगा, क्योंकि वह यहाँ के दत्तों का सफाया करेगा। इसी प्रकार मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। इस समय बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक महीने से इस प्रदेश में भटक रहा हूँ, पर रास्ता नहीं मिल रहा। मैं सब दुनिया में जाना चाहता हूँ। और फिर अपनी जादुई शक्ति से उसने एक घोड़ा प्रकट कर दिया। इस घोड़े पर बैठ जाओ, यह तुम्हें सब इंसानों को की बस्तियों तक पहुंचा देगा। इस घोड़े के सवार पर इस प्रदेश की कोई शक्ति हमला नहीं करेगी। इस प्रकार जब मैं सुरक्षित लौट रहा था, तब रास्ते में मैंने वह मैदान देखा। तो यह है वह स्थान जहाँ दत्तों का सफाया करने वालों के लिए जादूगर ने मकान बनवाया है। उस समय मैं अपने देश की धरती पर वापस पहुंचने की जल्दी में था, क्योंकि यहाँ कोशिमा के भीड़ों में एक भयानक बीमारी फैली हुई थी। जानवर, पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी उसका शिकार हो रहे थे। उस बीमारी की रोकथाम परलट्स नाम की एक बूटी से हो सकती थी, जो सिर्फ अफ्रीका के भीड़ों में मिलती थी। जिस हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मैं वह बूटी लेने गया था, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस प्रकार मैं उस अनजान प्रदेश में फंस गया था। वह बूटी मुझे मिल गई थी, पर वापसी का मार्ग नहीं मिल रहा था, और भटकते हुए मैं दैत्यों के प्रदेश में पहुंच गया था। मगर जादूगर जोंग ने रास्ता बताया। मैं जानता था कि इस बीच कोसिमा के भीड़ों में उस भयानक रोग ने सैकड़ों जानें ले ली होंगी। और सच ही था, मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ के अनगिनत जीव अधमरे हो चुके थे। मैं उनके उपचार में जुट गया। उस समय लौटने की जल्दी न होती तो देखता कि वह कौन है जो उस भयानक प्रदेश में अपना अड्डा बना रहा है। वह अड्डा निश्चय लाल सितारा बना रहा होगा। वह दत्तों को समाप्त करके हीरो की घाटी का स्वामी बनना चाहता है। इन सब बातों को सोचकर ही मैंने मैंने लाल सितारा को युद्धपोत और पनडुब्बी से अलग कर दिया, ताकि वह उन दुर्लभ दत्तों को जहाज में लद्दी बारूद से नष्ट न कर दे। अब वह मुझे वहीं मिलेगा जहाँ जादूगर जोंग ने उसके लिए एक मकान बनवा दिया है। और अब मुझे यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। विमान द्वारा मैं उस प्रदेश में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। यह सोचकर महाबली सागर ट्रांसमीटर पर पुलिस कमिश्नर से संपर्क स्थापित करने लगा। इस बीच कमिश्नर साहब को यह सूचना मिल चुकी थी कि साका ने लाल सितारा का जहाज और पनडुब्बी इंटरनेशनल पुलिस के हवाले कर दी है। और अब जब साका ने उन्हें विस्तार से सब कुछ बताया, तो वह साका के लिए एक विमान की तुरंत व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गए। फलस्वरूप 2 घंटे बाद ही साका वायुसेना के एक विमान में दत्तों के प्रदेश की ओर उड़ान भर रहा था, और वह एक छाताधारी के रूप में वहां उतरा। उस धरती पर उतरते ही साका को जादूगर जोंग की वह बात याद आ गई। सरदार जादूगर जोंग ने कहा था, सभ्य दुनिया के मेरे जीवन बचाने वाले ए महान व्यक्ति, तुम जब भी इस धरती पर उतरोगे, मुझे मेरा जादू तुम्हारे आने की सूचना दे देगा। पता नहीं उसके जादू ने अभी उसे बताया है या नहीं, लेकिन मुझे उसकी चिंता है भी नहीं। मुझे तो उस मैदान में पहुंचना है जिसमें मैंने लकड़ी का एक मकान देखा था। तभी महान जादूगर जोंग का जीवन बचाने वाले है महान व्यक्ति, जादूगर जोंग तुम्हारा स्वागत करता है। जादूगर जोंग, मेरा अभिवादन भी स्वीकार करे महान जादूगर जोंग।
लेकिन तुम यहाँ बुरी भावना लेकर आए हो। तुम यहाँ मेरे सहायक से युद्ध करने और मेरे शत्रु दत्तों की मदद करने आए हो। जादूगर जोंग की नजरों में यह भयंकर अपराध है। यह वह अपराध जो कोई भी करता है उस पर जादूगर जोंग का कहर गिर पड़ता है। पर तुमने वादा किया था महान जादूगर कि तुम मेरी मदद करोगे। मुझे अपना वायदा याद है, इसलिए जादूगर जोंग का कहर तुम पर अभी नहीं गिरा और मैं तुम्हें वापस जाने की सलाह देता हूँ। मेरा यह घोड़ा तुम्हें सुरक्षित इस भयानक प्रदेश की सीमा से बाहर पहुंचा देगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर जाने से पहले मैं कुछ सवालों का जवाब चाहता हूँ। मुझे मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई किए बिना जाने को तैयार हो, इसलिए मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। पर इससे पहले मैं उस महान व्यक्ति का अतिथि सत्कार करूंगा जिसने महान जादूगर जोंग का जीवन बचाया था। मेरा हाथ पकड़ो। और जैसे ही महाबली शाखा ने जादूगर जोंग का हाथ थामा, वैसे गायब हो गए जैसे वहां कभी थे ही नहीं। और अगले क्षण, यह वही मकान है जो मैंने उस मददगार के लिए बनवाया था, जो मेरे दुश्मन दत्तों का खात्मा करने के लिए यहाँ आ चुका है। पर मैं तुम्हें उससे बाद में मिलवाऊंगा, पहले कुछ खा पी लो। अरे ये हम कहाँ पहुंच गए। यह कहकर जादूगर जोंग ने ताली बजाई। थप थप। और पलक झपकते ही खाली मेज ताजे फलों और दूध से भरे बर्तन से सज गई। आश्चर्य भोजन। यह कुछ भी नहीं है, पर जो कुछ तुम्हारे सामने असली है। बेहद स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक है, खाओ। तुम्हें खाता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। दत्तों को काबू करने के अतिरिक्त मैं दुनिया का ये हर काम क्षण भर में कर देता हूँ। वह मैं विनाश भी कर सकता हूँ और सृजन भी। मैं देवता हूँ इस प्रदेश का। मगर मैं भी एक जादू जानता हूँ महान जादूगर। उस जादू से मैं वह काम कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। शायद तुम मजाक कर रहे हो। सब दुनिया के जादूगर मदारी से अधिक कुछ नहीं होते। नहीं, इस धरती के देवता महान जादूगर जोंग। मैं ऐसा जादू जानता हूँ जिससे इस भयानक प्रदेश के दत्ते जिनसे तुम भयभीत हो वह मेरे गुलाम बन जाए, मेरे इशारों पर अपने सिर झुका दे। यह मजाक नहीं, वास्तविकता है। मैं प्रमाण दे सकता हूँ। तुम झूठ बोलते हो। दत्तों का प्रदेश अभिशप्त है। वहां कोई जादू असर नहीं कर सकता। उस घाटी में जो चमकदार पत्थर हीरे पड़े हैं वह दत्तों को तो शक्ति देते हैं मगर जादू का असर समाप्त कर देते हैं। मैं बहस नहीं करूंगा बल्कि प्रमाण दूंगा। लेकिन इधर उनका यह वार्तालाप लालची तरह सुन रहा था और उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। विश्वास नहीं होता, यह दुष्ट इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया। वह यह जादूगर जोंग से भी परिचित है, बल्कि इनकी बातों से लगता है जादूगर जोंग इससे बहुत अधिक प्रभावित है। और अब यह क्या बकवास कर रहा है। हिंदुस्तान स्थित मेरे 2 नंबर के अड्डे से रेडियो संदेश मिला था कि महाबली शाखा ने उन 500 दत्तों को पराजित कर दिया है जिन्हें मैंने कैद किया हुआ था। अगर सचमुच यह कोई ऐसा जादू जानता है जिसे दत्तों को गुलाम बनाया जा सकता हो, तो समझो यह जादूगर मेरे हाथ से गया। तब निश्चित ही इस भयानक प्रदेश में यह दोनों मेरी कब्र बना देंगे। इस विचार के मन में आते ही लाल सितारा ने तुरंत अपने 2 गनमैनों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना समझाते हुए कहा, तुम मेरे साथ रहोगे और जैसे ही मेरा इशारा हो फायर कर देना। बहुत अच्छा मास्टर। इधर जादूगर महाबली सागा की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। कहीं तुम वैसे ही तो दत्तों को गुलाम बनाने की बात नहीं कर रहे, जैसे मेरे मित्र लाल सितारे ने बताया था। नहीं मान जादूगर, लाल सितारे ने जितने दत्तों को गुलाम बनाया है उतने ही मनुष्यों को पागल बना दिया है। मैं जानता हूँ यह उन तत्वों को साथ लेकर ही यहाँ आया है, लेकिन तुम देखोगे कि मैं उन तत्वों से लड़कर उन पर जादू चलाऊंगा और फिर वह मेरे सामने सिर झुका देंगे, मेरे हुक्म का पालन करेंगे। तभी वहां लाल सितारे ने प्रवेश किया। महाबली शाखा के सामने आने का साहस उसे सिर्फ जादूगर जोंग की उपस्थिति के कारण ही हुआ था। क्षमा करे मान जादूगर जोंग, क्या मुझे यह जानने का अधिकार है कि यह झूठा फरेबी और मक्कार आदमी आपको कौन सा पाठ पढ़ा रहा है। यह हमारा अतिथि है लाल सितारा। तुमने इसकी शान में जो शब्द कहे हैं उनके लिए क्षमा मांगो। लाल सितारा जानता था कि अगर उसे अपने मिशन में कामयाब होना है तो उसे हर हाल में जादूगर के आदेशों का पालन करना है। अतः उसने तुरंत क्षमा मांग ली। मैं आपके अतिथि से क्षमा मांगता हूँ। अब सुनो लाल सितारा, मेरे अतिथि का दावा है कि यह ऐसा जादू जानता है जिसे दत्तों को वश में किया जा सकता है। हम इसके साथ दत्तों के प्रदेश में जा रहे हैं। अगर आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलूं। हम उड़ने वाली मशीन हेलीकॉप्टर से
बहुत जल्दी दैत्यों के प्रदेश में पहुंच जाएंगे। जादूगर ने उसे आज्ञा दे दी, क्योंकि दैत्यों के प्रदेश में वह अपने काले जादू की शक्ति के माध्यम से नहीं पहुंच सकता था। और फिर वह अपने दो अंगरक्षकों के साथ उन दोनों को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ चला। मान जादूगर जोंग, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि सावधानी के नाते सिर्फ आपके अतिथि को ही नीचे उतारा जाए, क्योंकि यह जादू जानते हैं, इसलिए इन्हें इन्हें दैत्यों से खतरा नहीं है, जबकि हम और आप जादू नहीं जानते। ठीक है अतिथि, तुम नीचे उतरोगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मावली सागा को नीचे उतारने के लिए हेलीकॉप्टर नीचे लाया गया। हम तुम्हें देखते रहेंगे अतिथि। ठीक है, लेकिन मुझे शक है कि जादूगर की यह दुष्ट कोई चाल चल रहा है। पास एक दत्ता परिवार हेलीकॉप्टर की आवाज से उत्तेजित हो उठा था। उनके उत्तेजित होने का दूसरा कारण यह भी था कि उन्हें मांस गंध मिल रही थी, और फिर उन्हें पता चला कि मानस गंध किस ओर से आ रही है। गुर्र। मावली साका उनकी आवाजें सुन रहा था और स्वयं ही उनकी ओर बढ़ रहा था। अतः शीघ्र ही वे आमने सामने पहुंच गए। दत्ता नियम के पक्के थे, दुश्मन एक था, इसलिए दत्ता अकेला ही आगे बढ़ा। उसी क्षण मावली शाखा के कंठ से एक भीषण स्वर निकला। फी, आओ, गुर्र। और फिर कलाबाजी खाकर मावली शाखा उसके पीछे पहुंचा। और अभी दत्ता पीछे घूम भी नहीं पाया था कि शाखा ने संपूर्ण शक्ति से दत्ता की गर्दन पर प्रहार किया। ठोक। गुर्र। मान देवताओं की कसम, वह तो देवता होंगऊ के समान दौड़ रहा है। आज से पहले मैंने दत्तों को इस प्रकार ठिठकते नहीं देखा था। कहीं यह मेरा अतिथि होंगऊ का अवतार तो नहीं है? यह आदमी है शैतान, इसने सचमुच दत्ता को प्रभावित कर दिया है। और यह जादूगरा बच्चा भी उससे प्रभावित होता जा रहा है, उसे देवता का अवतार मान रहा है। उधर महाबली शाखा उछल उछलकर दत्ता की गर्दन के पृष्ठभाग की एक विशेष नस पर कई प्रहार किए और भीषण स्वर से समूची घाटी को दहलाया। उसके बाद हर हर हुई आ। देवताओं की कसम, दत्ता उनके पैरों में झुक गए। वह जरूर देवता होगऊ का अवतार है। अरे मूर्ख, सुना नहीं तूने? इस उड़ने वाली मशीन को नीचे उतारो। पायलट ने जैसे दो हेलीकॉप्टर नीचे उतारा, जादूगर उससे उतरकर महाबली शाखा की ओर लपका। मुझे क्षमा करना होगऊ के अवतार। सुना तुमने? अब वह दत्तों को मारने की बजाय दत्तों को वश में करने का जादू सीखेगा। इस प्रकार वह जंगली हमारा मालिक बन जाएगा। फिर हम दत्तों के खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए अपनी गन संभालो, जोक मास्टर। और फिर टेलीस्कोप के टारगेट पर जादूगर जों की खोपड़ी नजर आने लगी। धाएं। आह। ओह। और काले जादू का महान जादूगर, जिसकी उम्र 200 वर्ष से अधिक थी, जो मुर्दों में जान फूंक सकता था, जिसके एक इशारे पर दुनिया की हर वस्तु उसके कदमों में आ गिरती थी, जो मात्र आंख के संकेत से लाल सितारे जैसे सैकड़ों इंसानों को पल भर में राख बना सकता था, उसका जिस्म अंतिम हिचकी लेने से भी पहले मुर्दा बन गया। तभी मशीन गन ने कहका लगाया, लेकिन तब तक शाखा दत्ता की ओट में हो चुका था। गोलियां दत्ता के सीने से टकराकर बेकार हो गई, क्योंकि दत्ता की मोटी और सख्त खाल पर वह बेअसर थी। तड़ तड़ तड़। तो यह थी इसकी योजना। जल्दी हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ, वरना दत्ता इसे खाली कनस्तर की तरह तोड़ मरोड़ कर फेंक देगा। वह क्रोधित होकर हमारी ओर झपटता चला आ रहा है। अरे नहीं, वह वापस आ रहा है। शायद मेरे लिए निश्चय यही बात है। अब वह मुझे समाप्त करना चाहेगा। बात सही थी। यह अच्छा हुआ कि मैं दत्ता परिवार से दूर था, वरना उन्हें चोट आ जाती। धड़ाम। धड़ाम। वह पागल हो गया। ग्रेनेड ऐसे बरसा रहा जैसे मैं अकेला न होकर फौज की पूरी बटालियन हूँ। धड़ाम धड़ाम। क्या वह जीवित होगा? असंभव। 40 ग्रेनेड फेंके हैं और मैंने उसे धुएं से बाहर निकलते नहीं देखा। और जब हेलीकॉप्टर जा चुका, जब मौत आती है तो इंसान की सब शक्तियां सो जाती है। वह इतनी तेजी से आती है कि पता ही नहीं चलता। अगर मौत आती नजर आ जाए तो यकीनन तुम जैसे शक्तिशाली जादूगरों की मौत कभी न हो। और फिर महाबली शाखा ने पेड़ों पेड़ों पर वापसी का सफर आरंभ किया। वह अगले दिन सुबह पहुंचा।
मैं समय पर पहुंच गया। वह दत्तों की घाटी पर धावा बोलने की तैयारी पूर्ण कर चुका है, लेकिन स्वयं वह भी मकान में ही है शायद। महाबली शाखा का अनुमान सही था। लाल सितारा अभियान पर चलने से पहले अपने सहयोगियों को समझा रहा था। ग्रुप नंबर 1 के दत्ते आगे रहेंगे। उनके हाथों में लेजर गने होंगी। वह गैस मास्क पहने होंगे, क्योंकि उनसे आगे हमारे दोनों हेलीकॉप्टर जहरीले धुएं के बम बरसाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब तुम सभी तैयार हो जाओ। ग्रुप नंबर 1 को मैं रवानगी का आदेश देने जा रहा हूँ। हम आपको तैयार मिलेंगे मास्टर। और मास्टर अभी कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि आह कुछ। वह सब दरवाजे क्यों जपटे, क्योंकि वह चीख उनके मास्टर की थी। कौन था यहाँ? मास्टर कहाँ गए? अभी तो कमरे से निकले ही थे। क्या एक छलांग में गलियारा पार कर गए? अरे वह देखो मास्टर का दस्ताना। इसका मतलब मास्टर इस कमरे में है। वह मुसीबत में है। तभी, अरे तुम यहीं हो अभी, और ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? आप कहाँ थे मास्टर? क्या टॉयलेट से लौटने पर मुझे यह बताना हुआ करेगा कि मैं कहाँ था? अपने मास्टर की इस क्रोध भरी दाड़ ने उनके होश उड़ा दिए, और अब वहां से भाग जाना ही सबने उचित समझा। वह मेरी आवाज से भी संतुष्ट है। यह ड्रामा तो सफल हो गया। अब दूसरा ड्रामा शुरू होना चाहिए। लेकिन वह नहीं जानते थे कि उनका मास्टर गहरी बेहोशी नींद में है, और जिसे वह मास्टर समझ रहे हैं वह महाबली शाखा है। महाबली शाखा उस कमरे का पता लगा चुका था जिसमें जहरीले धुएं के बम तथा वह बारूद रखा था जिसे लाल सितारा दत्तों का विनाश करने के लिए लाया था। यह थोड़ा सा पेट्रोल लाल सितारे के इस अभियान की मौत साबित होगा। उसने बहुत सावधानी से उस कमरे का तख्ता उखाड़ लिया था, और अब पेट्रोल उलट रहा था उसमें। और फिर माचिस की एक जलती हुई तीली उसने अंदर उछाल दी। फिर एक खिड़की से वह बाहर कूदा तो अकेला नहीं था, उसके कंधे पर असली लाल सितारा भी था। उसी समय मकान के एक हिस्से में भीषण विस्फोट हुआ। धड़ाम। जबकि महाबली शाखा मकान से दूर रनवे पर खड़े उस विमान तक पहुंच चुका था जिसमें लाल सितारा दत्तों को लेकर आया था। उधर मकान जल उठा था और जहरीला धुआं चारों ओर फैल रहा था। लाल सितारे के गार्ड इधर उधर भागे, मगर धुआं बड़ी तेजी से फैल रहा था। उसने किसी को नहीं बख्शा। आह, खो खो। और जब उस जहरीले धुएं को हवा अपने साथ उड़ा ले गई, तब कुछ गार्ड जंगल में से निकलकर सामने आए। इन सबको लाल सितारा ने जंगल में तैनात किया हुआ था, ताकि वह जंगल में इनके हिंसक जानवरों को मैदान की ओर न आने दे। सब गड़बड़ हो गई। पर विस्फोट हुआ कैसे? मास्टर को तलाश करो। वह भी बेहोश ही होगा। अगर हम उनका तुरंत उपचार अगर इन सब का तुरंत उपचार नहीं हुआ तो ये मर जाएंगे। पर तभी, नहीं, इनमें से कोई नहीं मरेगा। इन सब का उपचार गोल्डन एरो पर होगा। इस दुर्घटना की सूचना मैं भेज चुका हूँ। अब तुम सब मिलकर अपने साथियों और दत्तों को विमान में ले चलो। लेकिन यह हुआ कैसे मास्टर? कसूर हम में से किसी का होगा। आयुधागार में आग लगी थी। आग कैसे लगी यह हम उन सबको होश में लाकर इनसे पूछेंगे। यहाँ रुकना व्यर्थ है। हमारे पास इतना बारूद भी नहीं बचा है कि अगर अचानक ही नरभक्षी मानव की कोई टोली हमला कर दे तो हम उनका मुकाबला कर सकें। नरभक्षी मानवों के हमले की बात सुनते ही वह सब सहम गए, और फिर कुछ ही देर में जहरीले धुएं से बेहोश हुए गार्ड्स व दत्तों को विमान में पहुंचा दिया गया। पायलट बहुत पहले ही यहाँ लाया जा चुका था। सिर्फ वह जानता था कि उसके बराबर में बैठा व्यक्ति लाल सितारा नहीं बल्कि महाबली शाखा है। जब शाखा ने इस मकान में प्रवेश किया था तब सबसे पहले उसे पायलट ही मिला था। वह कमरे में बैठा था। शाखा ने उसे विमान में पहुंचा दिया था, और पायलट शाखा से इतना भयभीत हो गया था कि वह उसका हर आदेश मानने को तैयार था। और अब वह पायलट विमान को हिंदुस्तान ले जा रहा था। विमान में बैठे गार्डों को जब यह पता चला कि वे अपने जहाज गोल्डन एरो पर नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के एक गुप्त हवाई अड्डे पर उतरे हैं, तो वे हाथ उठाकर विमान से बाहर आने के लिए विवश थे, क्योंकि उनका विमान भारतीय सैनिकों के घेरे में खड़ा था। और महाबली शाखा वहां पहले से ही मौजूद अधिकारियों से कह रहा था, दानवों को कहाँ पहुंचा जाएगा यह मैं कमिश्नर साहब को बता चुका हूँ। वहाँ इन दानवों में फिट मनुष्य के दिमाग निकाल दिए जाएंगे, और पुनः वह दिमाग उन्हीं मनुष्यों को लौटा दिए जाएंगे जिनमें से वह निकाले गए थे। यह काम वही डॉक्टर करेंगे जो पहले कर चुके हैं। बाद में कमिश्नर साहब ने बताया कि उन्होंने महाबली शाखा से मिली जानकारी के आधार पर लाल सितारा के उस ठिकाने पर कब्जा कर लिया है,
जहाँ उसके श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने दत्त को मनुष्य और मनुष्य को बंद मनुष्य के दिमाग दिए थे। और फिर वापसी में, लेकिन कमिश्नर साहब, मुझे जितना दुख बंद मनुष्य के मरने का हुआ है उतना ही दुख इन दत्तों के मरने का होगा, क्योंकि जब इनमें से मनुष्य का दिमाग निकाल लिए जाएंगे तो यह भी मर जाएंगे। नहीं महाबली शाखा, ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब यह कि इन दत्तों के दिमाग लाल सितारन ने नष्ट नहीं करवाए थे, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखा गया था, ताकि उसके वैज्ञानिक दत्तों के दिमागों का अध्ययन करके अपना ज्ञान बढ़ा सके। इसलिए वह दिमाग पुनः दानवों को मिल जाएंगे और दानव जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। और वह दत्त तुम्हें ही मिलेंगे। तुम इन्हें अपने साथ भीड़ों में रख सकोगे। मैंने उच्च अधिकारियों को विश्वास दिला दिया कि इन दत्तों से भविष्य में जनता को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। दत्त भीड़ों में एक सुरक्षित स्थान पर तुम्हारी देख रेख में रहेंगे। लेकिन हमारी सरकार दत्तों के खजाने के बारे में जानना चाहती है। क्या यह बात सच है कि वहाँ एक गांठी है जो बहुमूल्य हीरो से भरी पड़ी है? यह बात सच है, लेकिन वे हीरे हमारे लिए परमाणु विकिरण से भी अधिक घातक है। उनमें से निकलने वाली किरणों के ही कारण इन भयानक दत्तों का जन्म हुआ है। वरना यह दत्त अफ्रीका के भेड़ों में बसे अन्य नरभक्षी मानवों जैसे ही होते। अगर वह हीरे यहाँ लाए गए तो उसमें से निकलने वाली किरणों का प्रभाव यहाँ के लोगों पर पड़ेगा। उनके मस्तिष्क विकृत हो जाएंगे और भविष्य में उनकी जो संतानें होगी उनमें इन तत्वों के गुण पाए जाएंगे। लाल सितारे ने शायद उन हीरो का परीक्षण नहीं किया था, तभी वह उन्हें यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? क्योंकि मैं अपनी पहली यात्रा में एक हीरा वहां से ले आया था, उसका निरीक्षण किया था और फिर मैंने वह हीरा नष्ट कर दिया था। अच्छा, अभी यह बताओ कि तुमने लाल सितारा को जहाज छोड़कर दत्तों के साथ क्यों भगा दिया था? ऐसा न करता तो मैं उसका वहां स्थित अड्डा कैसे तबाह करता और उसके उस मददगार से कैसे मुलाकात करता जो यहाँ के दत्तों को खत्म करना चाहता था। अच्छा, कौन था उसका मददगार? एक जादूगर था जो दत्तों का दुश्मन था, क्योंकि उसका जादू उन इन दत्तों पर असर नहीं करता था। इसका कारण भी उस प्रदेश में पाए जाने वाले हीरे ही थे। उनमें से निकलने वाली किरणें जादू जैसी अदृश्य शक्ति को भी प्रभावित कर देती थी। पर वह जादूगर लाल सितारे के हाथों मारा गया। अब न कोई इन दत्तों का सफाई करेगा और न ही दत्तों का वह खजाना वहां से हटेगा। वह घातक खजाना दत्तों की सुरक्षा में वहीं रहेगा। एक सवाल और, वही है कि तुम इन दत्तों को वश में कैसे कर लेते हो? इसके पीछे सिर्फ यह राज है कि जब भी मेरा किसी दुश्मन से मुकाबला होता है तो मैं उसकी कमजोरी ढूंढता हूँ। पहली यात्रा के दौरान जब मैं दत्तों के बीच फंस गया था तो मेरा मुकाबला दत्तों के सरदार से हुआ था। तब अचानक ही मेरा प्रहार दत्त सरदार की गर्दन की एक नस पर हो गया था, जिससे वह एकदम नर्वस हो गया था। नस इसी का इसी कारण दत्त सरदार ने मुझे अपने से ज्यादा शक्तिशाली समझ लिया और डर कर मेरे कदमों में झुक गया। फिर ऐसे भीषण युद्ध के दौरान मैं भयानक स्वर में चिंगाड़कर अपने अंदर एक शक्ति एकत्रित करता हूँ। यह मेरी आदत है। दत्त मेरी उस दत्त मेरी भयानक दाढ़ से भी प्रभावित होते हैं। भीड़ों में अपनी इस भयानक दाढ़ से मैं हिंसक जानवरों के बीच हो रहे मुंह को देखता हूँ, क्योंकि दाढ़ से मैं हिंसक जानवरों के बीच हो रहे मुंह को रोकता हूँ, क्योंकि उनके युद्ध से भीड़ के लोगों को हानि पहुंचती है। क्रुद्ध अवस्था में वह गांवों पर हमला बोल देते हैं, पर मेरी दाढ़ सुनकर भयभीत होकर वह भाग जाते हैं। इन दानों में नियम है कि इसकी टोली में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, दुश्मन पर वह सबसे पहले हमला करता। अगर वह पराजित हो जाता तो बाकी सभी तभी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। इनकी यह विशेषता मुझे तभी मालूम हुई थी जब मेरा मुकाबला पहली बार इनके सरदार से हुआ था। तुम सचमुच बेमिसाल हो माबली। तुम्हारे कारनामे हमेशा अद्भुत और आश्चर्य भरे होते हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। क्या तुम आज रात मेरी कोठी पर मेरे परिवार के साथ रहोगे माबली? नहीं, इसके लिए क्षमा करें। सीमा के भीड़ों में बसे जीव जंतुओं का विशाल परिवार मेरी राह देख रहा होगा। मैं उनके बीच पहुंचकर ही संतुष्ट हो सकूंगा। समाप्त। तो दोस्तों, कम इसी पे समाप्त होती है। पढ़ते पढ़ते हालत खराब होगी मेरी।
और 1 घंटे करीब हो गई वीडियो भी शायद। तो कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये महाबली सागा की पहली सीरीज थी जो मैंने पढ़ी है। अगर आप लोगों को पसंद आई तो आगे और भी पढ़ दूंगा इसकी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।